माई सेल्फ पृथ्वीराज सिंह चौहान। आज हम लेसन सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु क्लास 8 का नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं, जिससे अपन पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव के बारे में। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र भी होते हैं, हमारे शत्रु भी होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने अपने आसपास बहुत सारे जंतुओं को देखा, पेड़ पौधों को देखा, पर कुछ ऐसे भी चीज़ों को देखा होगा जिन्हें हम किसी यंत्र की सहायता से देख नहीं पाते। तो कुछ ऐसे जीव जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख पाते हैं, वे हैं सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, वो सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। ठीक है, आपने ग्रीष्म ऋतु में देखा होगा कि जो ब्रेड या रोटी जो खराब हो जाती है, उनके खराब हो जाने के बाद आपने देखा होगा कि उस पर बारीक बारीक रचना आ जाती है। उन रचनाओं से अगर आप आवर्धक लेंस, कंपास बोलते हैं आवर्धक लेंस है, जिसको अपन छोटा बड़ा करके लेते हैं, आवर्धक लेंस बोलते हैं। तो आवर्धक लेंस की सहायता से अगर अपन देखें तो पता पड़ेगा कि उसमें छोटे छोटे बारीक बारीक से रुए छोटे छोटे जिससे उसमें संरचना दिखेंगे, काले काले धब्बे दिखेंगे, तो वो संरचनाएं क्या होती है। तो शुरू करते हैं। तो उसके पहले क्रियाकलाप बुक में आप देख लीजिए। तो क्रियाकलाप 2.1 और 2.2 को अगर आप थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर आप इसमें देखें तो बगीचे की अगर मिट्टी को आप कहीं से ला के उसको बीकर में डाल दें, और बीकर में डाल देने के बाद इसको अगर उसकी जो पानी की जो बूंद उसको डालेंगे, स्लाइड पे डालकर देखेंगे, स्लाइड जो कि सूक्ष्मदर्शी में लगाई जाती है। सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड लगाने के बाद ही कोई से भी छोटी छोटी चीज़ को अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके बाद उस स्लाइड को अगर देखेंगे तो देखिएगा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिख रहे हैं अपने को। इसके अलावा अगर आप कहीं से तालाब या फिर पोखरी कहीं से बूंद अगर ला के स्लाइड बना कर देखेंगे तो भी आपको उसमें दिखेगा कि उसमें सूक्ष्म जीव दिख रहे होते हैं। अब वो सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, उसमें गति कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या है, वो भी जीवित है। ठीक है, तो आपने ये पता पड़ता है कि आसपास की मिट्टी में और आसपास के पानी में भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उनको बिना अपन आंखों से देख नहीं पाते। इनको देखने के लिए अपन को या तो आवर्धक लेंस या सूक्ष्म, जिसको अपन इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इनके देखने की जरूरत अपने को पड़ती है। ठीक है, अब कुछ को तो आवर्धक लेंस देख सकते हैं और कुछ को जो नहीं देख पाते उनको अपने को माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, उसके सहायता से उनको देखना पड़ता है। ठीक है, अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं मुख्यतः इनको अपने किससे 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग में पहले है जीवाणु, दूसरे है कवक, तीसरे हैं शैवाल और चौथे हैं प्रोटोजोआ। ये 4 प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, इनका अगले पेज पर डायग्राम भी बना रखा है। ठीक है, अगले पेज पर चित्र 2.1 और 2.4 में इनके डायग्राम बना सकते हैं, पेज पर डालकर इनको देख भी सकते हैं। अब विषाणु, इनके अलावा इनमें एक और सूक्ष्म जीव भी होता है जिसको विषाणु बोलते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, तो 5 एक कुल मिला के मेन तो 4 होते हैं, पर 5 प्रकार के इसको भी अपन शामिल कर ले तो 5 प्रकार के इसमें सूक्ष्म जीव आपके पाए जाते हैं। अब विषाणु में और इन चारों में फर्क बस ये होता है कि जो विषाणु होता है वो परपोषी होता है। परपोषी मतलब दूसरे पर पोषण करके अपने आप को फैलाता है। वो जो जीवाणु जो होते हैं, वो जीवाणु या तो पौधों पर या फिर जीव जंतु के ऊपर ये फैलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कुछ सामान्य रोग बताते हैं। सामान्य रोग के साथ तो पता पड़ेगा कि कौन कौन से जो रोग है वो जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं। तो इनमें आपका जो जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है, फ्लू होता है, जो अधिकतर जो खांसी होती है वो किसके कारण, विषाणु के कारण फैलती है। विषाणु के कारण चीज़ें फैलती है। इसके अलावा पोलियो जो खसरा है, पोलियो खसरा है, वो भी विषाणु के कारण ही फैलते हैं। अतिसार या मलेरिया जो मच्छर के कारण होता है, अतिसार ज़्यादा बुखार देना, वो किसके कारण होता है, आपका प्रोटोजोआ के कारण। जैसे मच्छर जो उसका मलेरिया जो रोग प्रतिरोग वाहक है, जो प्रोटोजोआ के कारण ही फैलता है। वो टाइफाइड और क्षय रोग, टाइफाइड जो बीमारी होती है और क्षय रोग जिसको हम टीबी बोलते हैं, टीबी जो फैलती है वो किसके कारण फैलती है, जीवाणु का। आप इसको बुक में भी देख सकते हैं, बुक में सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। ठीक है, अब इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में आप पिछली कक्षाओं में 6 और 7 में पढ़ भी चुके हैं। तो अगर आप आगे अपन थोड़ा बहुत देखते हैं, आगे पेज में सारी चीज़ों के डायग्राम भी देखें, जैसे कि जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, वायरस, सबके डायग्राम आप अच्छे से देख भी सकते हैं, उनको बना बना के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब ये देखने वाली मेन बात इसमें ये कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो एक कोशिकी भी होते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। मतलब एक कोशिका वाले भी होते हैं और बहुकोशिका वाले भी हो सकते हैं। अब जिसमें कि जीवाणु, शैवाल, जीवाणु है, शैवाल है और प्रोटोजोआ है, ये क्या है, एक कोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिकीय के रूप में शैवाल भी हो सकते हैं और कवक भी होते हैं। मतलब आपने चित्र में देख पता पड़ेगा कि एक कोशिका मतलब एक कोशिका और बहुत से कवक क्या है, बहुकोशिकीय, 3-4 कोशिका में बटा हुआ होता है, तो ये बहुकोशिकीय में भी आ सकता है। अब इनका जो स्थान है,
ये ठंडी से गर्म जगह भी रह सकते हैं। इसके अलावा मरुस्थल रेगिस्तान वहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब हर एक जगह, कोई सी भी जगह यहाँ पर आपने पर्यावरण के वातावरण में जो नहीं है जहाँ पर ये नहीं पाए, सब जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा ये दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, सजीव के ऊपर शरीर के अंदर भी रहते हैं, सजीव के बाहर रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव में जैसे कि अमीबा है, वो अमीबा जो आपके इसमें किसमें आएगा, प्रोटोजोआ में आएगा। तो अमीबा जो रहता है वो अकेले खुद भी रह सकता है, और कवक के रूप में बहुत सारे सूक्ष्म जीव वो समूह में एक साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकी सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो आपको पता चलेगा सूक्ष्म जीव सब जगह पाए जाते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, सब जगह फैले होते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म जीव और हम में क्या मतलब जानकारी कि हम दोनों में क्या रिलेशन है, सूक्ष्म जीव और हम मानव में क्या क्या ये अपने किस किस काम आते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे मित्र भी, जैसा कि लेसन की हेडिंग है मित्र एवं शत्रु, तो ये हमारे मित्र भी है और हमारे शत्रु भी। तो ये हमारे मित्र के रूप में हमारे लाभदायक भी है और शत्रु के रूप में हमारे हानिकारक उनसे कुछ बीमारियां भी हो सकती है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव मतलब जो कि हमारे किस तरीके से काम आते हैं। तो आपने देख भी चुका होगा सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके कारण जीवाणु कारण क्या होता है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जिसमें कि दही है। अब मित्रवत रूप के रूप में सूक्ष्म जीव आपके मित्र के रूप में, सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में, इस पूरी जो टॉपिक है इसका लगभग तो मित्र के रूप में मतलब किस किस काम आते हो, लाभदायक किस तरह से, उसी के बारे में पढ़ेंगे पूरा हेडिंग। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग करेंगे में दही में, ब्रेड में, केक में, बहुत सारी चीज़ों बनाने में इसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, और पर्यावरण को स्वच्छ करने में भी जीवाणु का उपयोग कहता है। पिछली कक्षाओं में और इसके पहले जो एक लेसन था आपका फसलों के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जीवाणु जो होते हैं वो मृदा में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं, जंतु के अपशिष्ट, बहुत सारी चीज़ों, तो उन चीज़ों को क्या करते हैं जीवाणु क्या कर लेते हैं, अपघटित कर लेते हैं। और अपघटित क्या करते हैं, मृदा को क्या करते हैं, हिमस की मात्रा बढ़ाता है, और हिमस की मात्रा बढ़ने से क्या तो मृदा उपजाऊ हो जाती है। तो जीवाणु हमारे उस रूप में भी काम आते हैं। ठीक है, उसकी उर्वरता क्षमता को बढ़ाने को भी काम आते हैं, और साथ साथ में नाइट्रोजन की स्थिरता है, जिसको सेंध में बता भी चुका हूँ कि किस प्रकार जो दलहन जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, जो जीवाणु होता है वो उसमें कार्य होता है। अब दही और ब्रेड का जो बनना होता है, तो इसको पिछली कक्षाओं में हम लोग शार्क लेसन में अपन पढ़ चुके हैं किस प्रकार दूध से दही और बनता है। ठीक है, अब दही में क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और सूक्ष्म जीव उनमें सबसे एक मुख्य जो सूक्ष्म जीव होता है वो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जो जीवाणु होता है वो किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर देगा। सॉरी, दूध में नहीं, दही में पाया जाता है। दही में जो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जो जीवाणु तो दही पाया जाता है, जो क्या करता है, दही दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, और वो क्या करता है, दूध में जलन करके क्या करता है, उसकी जो प्रकृति, दही की प्रकृति को क्या करता है, दही की जो जीवाणु उसकी प्रकृति को उसमें फैलाता है, और ये से क्या होता है, दूध क्या होता है, दही बन जाता है। अब जीवाणु क्या करता है, पनीर चीज, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, और इसके अलावा सूजी है, सूजी आप घर बनाते हैं, इडली है, डोसा जो साउथ इंडियन का बहुत फेमस है, भटूरे, तो उनमें एक महत्वपूर्ण संकट क्या है, दही। क्योंकि दही होता है वो क्या करता है, उनको चीज थोड़ा फैलाने का काम करता है। आगे भी अपन इस टॉपिक पर थोड़ा और आगे आ रहा है, खमीर बनाने की जो प्रक्रिया उसमें आपको पता पड़ेगा किस प्रकार ये और अच्छी तरीके से बनता है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जीवाणु क्या करता है, यीस्ट के चावल में किण्वन में सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, जिससे कि इडली डोसा आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अब किस प्रकार से ये चीज़ें बनती है, तो इसमें आप देख भी सकते हैं। एक बर्तन में आपको क्या करना है, क्रियाकलाप है, आप चाहें तो घर पे करके देख भी सकते हैं अगर अपने पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो। ठीक है, आधा किलोग्राम आपको क्या लेना है, या तो आटा लेना है, मैदा लेंगे तो आपको ठीक लगेगा थोड़ा, तो मैदा लेना है, उसमें थोड़ी सी क्या चीनी डाल देना है, चीनी शक्कर डाल देना, और उसको गर्म जल से उसको मिला लेना। अब थोड़ी देर बाद उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा। और इसके अलावा उसमें एक और क्या चीज़ डालनी है आपको, यीस्ट पाउडर, एक चुटकी यीस्ट पाउडर डाल देनी, और 2 घंटे बाद देखेंगे तो आपने जो गूथा हुआ जितना भी जो सारा मटेरियल था और वो क्या हुआ, फूल चुका है। चित्र में पेज नंबर 20 का चित्र 2.6 में आप देख सकते हो कि यीस्ट पाउडर के साथ जो मैदा अपन घोला था वो पहले आटे के जैसा रहता है ना, अपन जो डेली जैसे अपन घर में आटा गूंथते हैं,
तो उसमें जिस प्रकार दिख रहा है, पर थोड़ी देर बाद देखें तो आपको दिखेगा कि वो उसमें से फूला हुआ एक प्रकार से संरचना ऊपर उठी हुई, तो क्या बन जाएगा, खमीर बन जाएगा। तो तीव्र यीस्ट क्या करता है, उसमें यीस्ट बना होता है, तो यीस्ट तीव्रता से जनन क्रिया क्या करेगा, श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उत्पादन होता है उससे क्या होता है, वो सारा क्या करता है, श्वसन करके वो चीनी क्या होती है, फूल जाया करती है। अब गैस के जो बुलबुले होते हैं वो खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ाते हैं, जो गैस के जो बुलबुले उठ रहे होते हैं क्या करते हैं, खमीर का जो मैदे का जो आयतन उसको बढ़ा देते हैं, इससे गुब्बार नहीं फूलता है, उसी प्रकार क्या करेगा, मैदे का आयतन क्या करता है, खमीर उसको फुलाने का कार्य करता है। और यहीं से क्या होता है, बेकिंग उद्योग में भी यीस्ट का उपयोग करता है। बेकिंग उद्योग, बेकिंग में जैसे कि आपके ब्रेड, केक है, बहुत सारी चीज़ें, पेस्ट्री बनाई जाती है, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार का जो उपयोग किया जाता है। अब सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, वाणिज्यिक मतलब कि और कहाँ पे इनका उपयोग में किया जाता है। अब बड़े स्तर पर एल्कोहल है, शराब है, और शराब के अलावा एसिडिक एसिड भी, तो इन चीज़ों के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपन 20 नंबर पेज पे चल रहे हैं, तो आप थोड़ा बुक को भी देखते रहिएगा। ठीक है, कैसे बनता है आपका जो शराब है, शराब के अलावा जो एल्कोहल है, उसमें जो है चावल है, गेहूँ है, ठीक है, और फलों के रस से उसमें उपस्थित जो प्राकृतिक जो शर्करा होती है, उन शर्करा से क्या होता है, इन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। अब इनका उत्पादन किस प्रकार से है, आप इसको चाहें तो एक क्रियाकलाप करके देख सकते हैं कि 500 ml जल लेना है आपको, 500 ml जल में 3/4 भाग जिसको जल से भर देना, मतलब लगभग आधे से 75% आपको उसका पूरा भाग भर देना है, और उसमें 2-3 चम्मच क्या करना है, आपको चीनी घोल देना है, शक्कर, और एक आधा चम्मच अपने को यीस्ट पाउडर, जो यीस्ट पाउडर जो अपन अभी मैदे में इसको खमीर बनाने के लिए उपयोग किया था, वही यीस्ट पाउडर उसके अंदर भी डाल देना है। ठीक है, और उसको उष्ण गर्म स्थान पर रख देना थोड़ी देर के लिए। अब इस विलयन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद उसको सूंघ के देखेंगे तो आपको इसमें अजीब सी इसमें सुगंध आएगी। तो ये सुगंध काय की होती है, गंध जो आ रही है, काय की गंध होती है, अल्कोहल की होती है। ठीक है, तो जो क्या करता है, ये गंध इससे आई क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसने चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित कर दिया, चीनी को एल्कोहल की शराब में परिवर्तित कर दिया। तो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, किण्वन। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो इंग्लिश में इसको अपन फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अब इसी किण्वन और फर्मेंटेशन की जो खोज करी थी, वो करी थी लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने इसकी खोज कितने की थी, लुई पास्चर ने इसकी किण्वन की खोज करी थी, कौन से सन में करी थी, 1857 में उन्होंने इसकी किण्वन की खोज करी थी। आगे हम पढ़े तो सूक्ष्म जीव के औषधि उपयोग, औषधि मतलब कि एंटीबायोटिक के बारे में अगर अभी आगे अपन पढ़ेंगे, तो औषधि मतलब कि गोली दवाई के बारे में, सिरप के बारे में, इंजेक्शन के बारे में, किस प्रकार इनका उपयोग में किया। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको इंजेक्शन देता है, वो पेनिसिलिन का होता है। ठीक है, वैसा भी इंजेक्शन होगा, पेनिसिलिन जनरल उसमें पाया जाता है, तो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक करता है आगे जाके। ठीक है, तो या तो वो इंजेक्शन देगा पेनिसिलिन का, प्रतिजैविक की गोली या दवाई देगा, तो वो इसलिए देता है क्योंकि अब औषधि जो बनती है, अब जो भी चीज़ें बन रही है, इनका भी स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव से ही बनती है। अब ये इसलिए देते हैं क्योंकि ये बीमारी ये क्या करते हैं कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करते हैं। जो प्रतिजैविक के पेनिसिलिन या प्रतिजैविक की जो दवाई आपको दी जाती है, क्या करते हैं, शरीर के अंदर जो आपके सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो रहे, जो आपकी तबीयत खराब कर रहे हैं या फिर अपने वायरस को अंदर से फैला रहे हैं, उनको क्या करते थे, या तो नष्ट कर देंगे या फिर उसको फैलने से रोकने का कार्य करते हैं। तो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है, उसकी वृद्धि को रोक देती है। तो इस प्रकार की जो दवाई क्या कहलाती है, प्रतिजैविक। इस प्रकार की जो दवाई क्या कहलाती है, प्रतिजैविक, या इंग्लिश में अगर इसको बोले तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, इस प्रकार की दवाइयाँ प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती है। तो आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रकार की प्रतिजैविक दवाइयाँ बनती है, जैसे कि बहुत सारे नाम इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रिप्टामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये बहुत सारे प्रकार से इसमें इसकी प्रतिजैविक की जो इसमें बनने में सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब इन जीवाणु के अलावा जीवाणु तो एक सूक्ष्म जीव है, इसे जीवाणु से सारी चीज़ें तो बनी रही, इसके अलावा कवक से भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बन रही है, तो जीवाणु कवक से उत्पादन होता है। अब विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके, विशिष्ट प्रकार के संवर्धन करना मतलब उनको इकट्ठा करना, तो विशिष्ट प्रकार के जो भी सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु है, कवक और भी शैवाल, बहुत सारे, इनका संवर्धन करके इकट्ठा करना, प्रतिजैविक उत्पादन इनका, प्रतिजैविक इनसे इकट्ठा करके इनको प्रतिजैविक का उत्पादन इसमें किया जाता है, जिनसे अनेक रोगों का चिकित्सा में उपयोग होता है।
इनसे तो बनी रही, आगे उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही जिससे दूसरे सूक्ष्म जीवों से भी प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, अब इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बता रखा है कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के जीवाणु से रोग के लिए होते एक संवर्धन, जीवाणु से बचने के लिए एक संवर्धन का एक तरीका प्रयोग कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि संवर्धन जो तस्तरी जहाँ पर वो अपना प्रयोग कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि हरे रंग के जो फफूंद के जो छोटे जो बीजाणु देखे, फफूंद आपने जनरली देखा होगा जिस पर हरा हरा काई टाइप जम जाता फफूंद होता है, तो वो क्या कर रहे हैं बीजाणु को, उन्होंने देख पाया कि फफूंद क्या कर रही है, जीवाणु की वृद्धि को कम कर रही है। फफूंद जो होती है जो हरे कलर की, वो क्या कर रही है, जीवाणु की वृद्धि को कम कर रही है। तब उन्होंने ये तथ्य सामने आया कि जीवाणु क्या कर रहे हैं, फफूंद को मारने का कार्य कर रहे हैं, जीवाणु फफूंद को मारने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या किया, फफूंद से जो आपका सूक्ष्म जीव हरे रंग का, उससे भी क्या हुआ, यहाँ से भी क्या हुआ, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन मतलब क्या होता है कि शरीर में जो भी सूक्ष्म जीव है, जो भी वायरस है, जब जीवाणु अपने शरीर के विरुद्ध इकट्ठे उनको खत्म करना है, कम करना है, तो इस प्रकार से जो चीज़ बनाई तो उसको पेनिसिलिन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, उस फफूंद से भी क्या हुआ, जीवाणु को मारने की जो पेनिसिलिन दवाई से बनाई। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, 1929 में, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। तो आज बस वीडियो में इतना ही बताएंगे, आगे अपन वैक्सीन और टीके के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है तो पर्सनली मैसेज करें या कॉल करें। ठीक है, बुक को भी साथ में रखें, तो बुक वीडियो को 2-3 बार देखने के साथ साथ आप बुक को भी थोड़ा रीड करें, कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हूँ, इसलिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और पिछला जो लेसन है फसल उत्पादन पर, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज चुका हूँ। तो उसके जो क्वेश्चन मैंने 11 क्वेश्चन के आंसर भेजे, तो उसमें आपको लास्ट वाला क्वेश्चन आप ना करिएगा, जो पहली वाला क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पूरा करना है। तो पूरा करने के बाद उसकी जो फोटो है, पिक, आप मेरे को मेरे नंबर भेजे तो पता चलेगा अपनी कॉपी कहाँ तक कंप्लीट करें, और कॉपी के ऊपर अपना नाम लिखना। ओके, थैंक यू।